आज का जो विषय है। वीडियो एक ऑन कर। मिनट। आज का जो विषय हमने लिया है वो पुस्तक से मंथन क्रमांक 193 है। और कोटेशन है हमारा, कार्यपालिका विधायिका और विधायिका को पूरी तरह स्वतंत्र तथा अलग अलग होना चाहिए। भारत में विधायिका ने कार्यपालिका को दबा कर रखा है। विधायिका के ही कुछ लोगों को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया है गया। कई लोग सरकार बन गए तथा प्रमुख कार्यपालिका को सरकारी नौकर घोषित कर दिया। यह अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का केंद्रीकरण है। राष्ट्रपति को कुछ अधिकार संपन्न होना चाहिए। ये हम लोगों का आज कोटेशन है। तो मुख्य विषय जो हमारा आज का रहेगा वो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य ही रहेगा। कार्यपालिका और विधायिका को समझते समय पहले हम इस समझने का प्रयास करें कार्यपालिका होती क्या है। जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के तीन अंग होते हैं। लेकिन वास्तव में स्वयं सरकार क्या है? तो सरकार को ही हम लोग राज्य कहते हैं, तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, या फिर प्राचीन सभ्यता में प्राचीन समय में उसी को क्षत्रिय कहा जाता था। तंत्र का अर्थ यहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के समन्वय स्वरूप से भी है। अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों का जो समन्वय स्वरूप है उसी को हम सरकार भी कहते हैं। जब तंत्र की बात करते हैं सिस्टम, तो सिस्टम का अर्थ यहाँ तीनों का समन्वय स्वरूप है। और जब सरकार की बात करते हैं तो तीनों का समन्वय स्वरूप स्वरूप जो है सरकार ही कहलाता है। अर्थात तंत्र ही सरकार है, तंत्र ही राज्य है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, ये हम कह सकते हैं। अब जो तंत्र है, राज्य है अथवा सरकार है, उसकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य हम जब देखते हैं, मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा और न्याय। यानी कि जो समाज है वह कुछ ऐसे विशेष लोगों का चुनाव करता है, ऐसे समूह का निर्माण करता है जो कि समाज के द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं। और वह विशेष कार्य जो होता है वह सुरक्षा और न्याय है। लेकिन सुरक्षा और न्याय को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो है तंत्र की तीन इकाइयों का गठन किया जाता है। उसमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। जैसा कि अभी जो है विनायक जी ने हमको बताया कि विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। विधायिका शब्द से ही पता चलता है, जो विधान का निर्माण करने वाली इकाई है उसे हम लोग जो है विधायिका कहते हैं। दूसरी हमारी जो इकाई आती है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? उसका क्रियान्वयन करती है। तो वो न्यायपालिका जो है उस बने हुए कानून के अनुसार न्याय करती है। और जो कार्यपालिका है वह कार्यपालिका उसके क्रियान्वयन के लिए बनी हुई इकाई है। जब हम विधायिका और न्यायपालिका की बात करते हैं, मैंने ये कहा कि विधायिका कानून बनाती है। तो कानून बनाने का जब जब सिद्धांत है उसकी बात आती है तो वहां पर जो है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस का सिद्धांत या वह प्रिंसिपल लागू होता है। लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस कहने का यह अर्थ है, जो कानून है वह न्याय के अनुसार बनेगा। अर्थात न्याय जो है वह लक्ष्य है और कानून उसका एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो लक्ष्य को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मार्ग जो है वो नए नए बनाए जा सकते हैं। तो जब हमारी विधायिका है, विधायिका जब कानून का निर्माण करती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वास्तव में वह कानून न्याय दिला पाने में सक्षम है अथवा नहीं है। इस बात का जो ध्यान रखना चाहिए वो विधायिका को रखना चाहिए। अर्थात विधायिका जो है वह लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है। जबकि दूसरी तरफ हम न्यायपालिका को देखते हैं तो न्यायपालिका लॉ अकॉर्डिंग टू के जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत जो है वह जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ के सिद्धांत पर चलती है। कहने का ये अर्थ है कि बने हुए कानून के अनुसार न्याय देना। अर्थात जो कानून बना रहा है वो तो न्याय को ध्यान में रख करके कानून बनाएगा, लेकिन जो न्याय दे रहा है वह बने हुए कानून के अनुसार न्याय देने के लिए बाध्य है। अर्थात जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका चलेगी जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, इस सिद्धांत के अनुसार चलती है। जब हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इन तीनों की बात करते हैं, तीनों सुरक्षा और न्याय के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका यह भी एक अर्थ निकलता है कि तीनों ही संविधान के अधीन होनी चाहिए। अर्थात
तीनों में से न तो कोई ऊपर है न कोई नीचे है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद से जब हम देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार भारत में न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों के मध्य जो है वर्चस्व की एक लड़ाई चलती रही। कुछ समय तक न्यायिक तानाशाही या न्यायिक लोकतंत्र की स्थिति बनी रही, और कुछ समय तक भारत में जो है वो संसदीय लोकतंत्र की स्थिति बनी रही। लेकिन कार्यपालिका जो इन तंत्र के तीनों अंगों में से एक है, उसको पूरी तरह से दबा दिया गया। वास्तव में होना क्या चाहिए था कि इन तीनों इकाइयों के मध्य संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। संतुलन की व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसका एक अर्थ यह निकलता है कि तीनों में चेक एंड बैलेंस की स्थिति बननी चाहिए थी। चेक एंड बैलेंस का अर्थ होता है कि तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करती है और एक दूसरे से नियंत्रित भी होती हैं। अर्थात एक दूसरे से कंट्रोल्ड भी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रही हैं। ये जो है चेक एंड बैलेंस बैलेंस की स्थिति में होता है। इस ये तीन भाग मैंने बताए। आज इसमें से हम कार्यपालिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा शब्द ही है कार्यपालिका, अर्थात कार्य को करने वाली, क्रियान्वयन करने वाली इकाई, इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी कानून बनते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना, लागू कराना जो है वह कार्यपालिका का कार्य होता है। इसमें जो न्यायपालिका है उसका कार्य है रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन को लागू करना। इसी प्रकार से जो हमारी कार्यपालिका है वह यह सुनिश्चित करती है कि जो कानून बने हुए हैं उनका ठीक से क्रियान्वयन क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। अब जो कार्यपालिका है उसका स्वरूप क्या है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद या हमारे जो नौकरशाह हैं जिन्हें हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, वो जो है वो हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही सरकार कोई भी योजना लाती है, लागू करती है, जैसे मान लीजिए आवास योजना है या जनधन योजना है, आधार कार्ड बनवाना हो, तो इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उसे धरातल पर लागू करने के लिए जो है सिविल सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो आईएएस पीसीएस अधिकारी चुने जाते हैं, ये भी हमारे जो है कार्यपालिका में आते हैं। अब कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। एक कार्यपालिका है स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका है। जब हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को देखते हैं तो यह अस्थायी कार्यपालिका में आती है, जिसे 5 वर्ष के बाद बदला जा सकता है। दूसरी तरफ हम जब आईएएस अधिकारियों की बात करते हैं, डीएम है, एसडीएम है, तो यह स्थायी कार्यपालिका है, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज देके जो भी एग्जाम देकर के आते हैं और कार्यपालिका का भाग बनते हैं, वे सब के सब जो है स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। जब हम एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों में एक प्रमुख अंतर है कि जो विधायिका है उसको जनता के द्वारा सीधे सीधे चुना जाता है, जबकि कार्यपालिका का चुनाव जो है वह विधायिका के द्वारा होता है। या फिर जैसे आईएएस पीसीएस हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम दे करके जो है कंपटीशन दे करके आते हैं। तो जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। हम जो है प्रत्यक्ष रूप से जो जनता चुनती है वह विधायक अथवा सांसद को चुनती है, और फिर विधायकों का समूह, सांसदों का समूह, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद बैठ करके जो है प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो विधायिका है वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीपुल्स ऑफ इंडिया है, लेकिन जो कार्यपालिका होती है वह सीधे सीधे देश की जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। जैसे हम डीएम एसडीएम की बात करें तो ये एग्जाम देकर के आते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे लगा होता है, या इनको लोग कहते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है। वास्तव में वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पब्लिक ने उनको चुना ही नहीं है। वह तो सरकार के नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, क्योंकि वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अपॉइंटेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं है। यह भी सिद्धांत है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जो अपॉइंटेड होता है, वह अपॉइंटिंग अथॉरिटी को सीधे सीधे जो है उसके प्रति जवाबदेह होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो जब विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका तो प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
लेकिन जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी है सीधे सीधे, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वह जनता के प्रति जवाब दे रही है, क्योंकि उसकी नियुक्ति ही कार्यपालिका के द्वारा की गई है। और जनता जो है इन्हें सीधे हटा भी नहीं सकती है। जो एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो वह संसद में बहुमत के आधार पर चुना जाता है। जिसकी मेजोरिटी होगी उसका प्रधानमंत्री होगा। जिसकी मेजोरिटी होती है वो अपने अपने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का प्रयास करता है। हम आईएएस पीसीएस की ही बात करते हैं, तो आईएएस को जो है राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह जो है आईएएस अधिकारी को हटा सकें या उस पर कार्यवाही कर सकें। दूसरा, जब हम पीसीएस अधिकारी की बात करते हैं, तो पीसीएस अधिकारी को हटाने के अधिकार, जितनी मुझे जानकारी है, शायद राज्य को या मुख्यमंत्री को होती है, मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग बताएंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे। मुझे लगता है आईएएस अधिकारी को जो है राष्ट्रपति हटा सकता है, और पीसीएस अधिकारी को शायद राज्यपाल या मुख्यमंत्री, इनमें से किसी के पास पावर हो सकती है। लेकिन दोनों ही जो है वह जनता के नौकर नहीं है, सरकार के नौकर नहीं है, अर्थात उनकी सीधे सीधे जो जवाबदेही है वह विधायिका के प्रति होती है। विधायिका की जब हम बात करते हैं, तो विधायिका में शैक्षणिक योग्यता का जो है बहुत महत्व नहीं है। जबकि हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता का महत्व होता है, और कार्यपालिका में जो है योग्यता भी मायने रखती है। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा, और विधायिका का जो है समन्वित स्वरूप है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन एक जो लाइन बार बार कही जाती है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। मैं जब इस पंक्ति पर विचार करता हूं कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो संसद हम किसे कहें? अगर हम यह मान लें कि विधायिका को संसद हम कह रहे हैं, और सरकार को हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का समन्वित स्वरूप कहते हैं, तो इस परिस्थिति में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सरकार यदि संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का समन्वित स्वरूप जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है? क्योंकि संसद का अर्थ यहाँ सीधे सीधे लोकसभा और विधानसभा से है। अर्थात क्या विधायिका विधायिका के ही प्रति उत्तरदायी हो जाती है, या फिर तीनों का जो समन्वित स्वरूप है या तंत्र है वह संविधान के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो ये मुझे लगता है कि एक भ्रम जो है पैदा किया जाता है समाज के बीच में, कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में सरकार जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। और यदि ये कहा जाए कि सरकार का अर्थ कार्यपालिका है, क्योंकि इस लाइन से इसी की पुष्टि हो रही है, कार्यपालिका अपॉइंटेड बाय द विधायिका है, तो अपॉइंटेड बाय द विधायिका है, तो कार्यपालिका जो है वह संसद के प्रति अर्थात विधायिका के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो सकती है, क्योंकि उसने उसको अपॉइंट किया है। लेकिन तीनों का संयुक्त रूप से जो उत्तरदायित्व है वह तो सीधे सीधे संविधान के प्रति होता है। न कि ऐसा हो कि विधायिका ने अपॉइंट किया है तो विधायिका उसका मिसयूज करने शुरू कर दे अपनी पावर का, या फिर न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका को दबाने की जो है कोशिश करे। लेकिन जब हम भारत की संसदीय व्यवस्था को देखते हैं, भारत की संसदीय व्यवस्था जो है वह संसदीय लोकतंत्र की तरफ अधिक झुकी हुई है। और यह संभवतः इसलिए है क्योंकि भारत में का जो संविधान है, भारत की जो व्यवस्था है, वह ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन में जो है संसद जो है बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका की शक्तियां दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। जैसे हम देखते हैं, राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का ही अंग है। और जो अमेरिका में देखें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में बहुत अंतर है। वहां पर प्रधानमंत्री पद होता ही नहीं है। ऐसे ही हम फ्रांस के राष्ट्रपति के देखते हैं, तो फ्रांस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, किंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो है वह सभी मुख्य शक्तियां होती हैं। तो अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली की जब बात
हैं, तो वहां पर जो कार्यपालिका है वह अधिक शक्तिशाली हो जाती है और राष्ट्रपति के पास ही संपूर्ण कार्यकारी शक्ति होती है। जबकि भारत की व्यवस्था में देखते हैं तो यहाँ पर संसद अर्थात विधायिका अधिक मजबूत हो जाती है। जब हम फ्रांस की तरफ देखते हैं तो वहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली देती है, अर्थात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पास पावर दिखाई देती है, लेकिन प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है। तो 3 प्रकार की जो प्रणाली हम देख रहे हैं, भारत में संसदीय प्रणाली है, जहां कार्यपालिका बिल्कुल दबी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका को देख रहे हैं, जहां पर जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली है और राष्ट्रपति के पास ही शक्ति निहित है। और तीसरी तरफ हमने फ्रांस के सिस्टम को देखा है, जहां अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली रहती है, अर्थात जो है कार्यपालिका के पास भी कुछ एग्जीक्यूटिव राइट्स होते हैं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत अंतर है। वैसे ही जब हम भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री में देखते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वह अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर दिखाई देती हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से अधिक दिखाई देती हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री की तुलना में हम बात करते हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति के समकक्ष दिखाई देती हैं, और वहां के जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री से अधिक दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट हो जाती हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत कम है, और अनुच्छेद 74 के पहले भाग को जब हम देखते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और जो उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। किंतु राष्ट्रपति को एक यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उस विधेयक को वापस लौटा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक है और संसद ने उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति उस विधेयक को देखता है और पुनर्विचार के लिए जो है संसद को वापस भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि राष्ट्रपति उसे खारिज कर सकता है। राष्ट्रपति उसे वापस कर देगा संसद को। संसद यदि दोबारा से उसी प्रस्ताव को फिर दोबारा से उसी विधेयक को भेज देती है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उसे खारिज कर दे। राष्ट्रपति की यह मजबूरी हो जाती है कि वह उसे पारित करे। ऐसा हमारे संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। अर्थात राष्ट्रपति भारत में एक स्टाम्प पेपर की तरह है, जिसके पास कोई शक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके पद को, उसकी पोजीशन को बहुत गरिमामय बनाया गया है। अर्थात संविधान ने उसे प्रभावी संविधान जो है राष्ट्रपति को प्रभावी रूप से कार्यकारी बनाना तो चाहता है, लेकिन बनने नहीं देता है, और ना ही उसे कुछ प्रधान की शक्तियां दी गई हैं। केवल और केवल उसको जो है गरिमामय पद दिया गया है, और आपराधिक मामलों में उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यानी कुछ स्पेशल जो है कंसेशन या स्पेशल राइट्स भी राष्ट्रपति को दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वह सब सारे कार्य जो है मंत्री परिषद अथवा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकता है। इस परिस्थिति में न तो वह शासन करता है, न तो वह शासन स्वयं में होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब यह औपचारिक पद है तो फिर इस पद की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। तो देखने में ऐसा लगता है कि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक शक्तियां होती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम इंदिरा गांधी को देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई, उस परिस्थिति में क्या हुआ कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो भारत में जाकर के जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही निहित हो गई। क्योंकि प्रधानमंत्री 2/3 बहुमत होने पर तो जो है राष्ट्रपति को भी हटा सकता है, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद जो है संसद उसको भी हटाने के लिए जो शक्ति उसकी भी शक्ति रखती है। लेकिन जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो हमने देखा कि विधायिका के पास लगभग सारी शक्तियां हैं। जैसे हम मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की ही बात करते हैं, तो मंत्री परिषद क्या है कि हमारे जो 544 जो भी हमारे सांसद विधायक चुने जाते हैं, उनमें से 80 या 81 लोगों का चुनाव होता है, जो कि
मंत्री परिषद में होते हैं, आ जाओ, जो कि मंत्री परिषद में होते हैं, इसमें से जो है 30 लोग जो होते हैं, 30 या 31 लोग जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल में चुने जाते हैं, जिनके पास मुख्य मुख्य प्रभार होते हैं। जैसे सुरक्षा का हो गया, न्याय का हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, यानी जो मेन मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, इस प्रकार के जो मंत्रालय आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के पास, मंत्रिमंडल के पास आ जाते हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में भी जो है वह मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होती है। फिर वही प्रश्न खड़ा जाता है, फिर क्या राष्ट्रपति जो है वह सिर्फ एक मुखौटा है? तो राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को एक यह अधिकार है, वह है सूचना का अधिकार। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा विधायिका है, विधायक मंडल है, उसका जो प्रमुख है विधान परिषद का, वो हमारा जो है प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, और संविधान में यह बाध्यकारी है कि जो प्रधानमंत्री है वो उसको जानकारी प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार और होता है, वह होता है पॉकेट वीटो का अधिकार। एक तो हो गया वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार का अर्थ है कि जब कोई याचिका या विधेयक जो है वह जाती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसे पहली बार में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये उसका वीटो है। लेकिन अगर दूसरी बार वही विधेयक आता है तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसको मना नहीं कर सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में कई बार राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पॉकेट वीटो का जो है इस्तेमाल करता है। पॉकेट वीटो का ये अर्थ होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को असीमित समय तक के लिए जो है अपने पास रख सकता है। कई मामलों में हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय भी जो है वो कुछ फाइल को राष्ट्रपति के पास जाने ही नहीं देता है। जैसे इसमें जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तो कांग्रेस सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर अब्दुल कलाम के पास जो है दया याचिका चली गई, तो अब्दुल कलाम जो है अब्दुल गुरु की दया याचिका को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अफजल गुरु के परिवार वाले जो है वह दया याचिका दायर नहीं करना चाहते थे। यह बात ऑन रिकॉर्ड में है कि अफजल गुरु के परिवार वालों को अब्दुल कलाम ने बुलाया है राष्ट्रपति भवन, और बुलाने के बाद कहा है कि आप लोग जो है मर्सी पिटिशन को फाइल करिए। उन्हें पता था कि मर्सी पिटिशन वैसे ही खारिज हो जाएगी। तो कांग्रेस सरकार को ये लगा कि अगर ये मर्सी पिटिशन के लिए उसके फैमिली को बोल सकते हैं, तो बहुत संभव है कि ये दया याचिका को स्वीकार कर लेंगे। इस परिस्थिति में जब तक अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, तब तक गृह मंत्रालय ने वो मर्सी पिटिशन राष्ट्रपति के पास भेजी ही नहीं। और जैसे ही जो है अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद से हटे, वो मर्सी पिटिशन भेज दी गई। लेकिन जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास चले जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भी यह अधिकार होता है कि वह असीमित समय तक उसको पॉकेट वीटो के द्वारा अपने पास रख सकता है। जैसा इसका प्रयोग एक बार जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा 1986 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि एक हमारे देश में एक पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित हुआ था, और पोस्ट ऑफिस विधेयक के अंतर्गत जो है यह प्रयास किया गया था कि जो हमारी जो मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश की जो जनता है उसमें ऐसा माहौल बना हुआ था कि मीडिया की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इस परिस्थिति में क्या किया, संसद से यह विधेयक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पास जाता है, और ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक को अपने पास रख लिया, तब तक रखा जब तक वह राष्ट्रपति थे। और जब उनका राष्ट्रपति पद से वो हट गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब क्या हुआ, उन्होंने ये जब दूसरा राष्ट्रपति आया, तो दूसरे राष्ट्रपति ने इस विधेयक को जो है संसद को वापस लौटा दिया। लेकिन तब तक सरकार में इतने बड़े हेरफेर हो गए थे, या इतना सरकार एक तरह से गठबंधन की सरकार ऐसी आ चुकी थी कि यह जो पॉकेट वीटो की वजह से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो राष्ट्रपति के जब अधिकार देते हैं, तो राष्ट्रपति को कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे मैंने दो अधिकार बताया, किसी भी जानकारी को मांग सकता है। दूसरा बताया आपको पॉकेट वीटो के बारे में बताया। तीसरा मर्सी पिटिशन के बारे में बताया, अगर राष्ट्रपति के पास चली जाती है तो वह मर्सी पिटिशन को जो है वो दया याचिका को स्वीकार कर सकता है। ऐसे राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके जब हम देखते हैं, तो जो कार्यपालिका है वह विधायिका से अधिक शक्तिशाली नजर आती है। और इसका जो मुझे कारण दिखाई देता है, क्योंकि वो कार्यपालिका की नियुक्ति जो है वह विधायिका के द्वारा की जाती है। संभवतः इसीलिए जो है वह विधायिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास भी करती है।
तो इस विषय को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही जो है वह संविधान के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसा नहीं होगा विधायिका के प्रति ही जिम्मेदार रहे। लेकिन वर्तमान में ये जो लाइन जोड़ दी गई है कि सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है या संसद के प्रति उत्तरदायी है, पहले तो सरकार का यहाँ जो है अर्थ निकाल पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका मान ले तो विधायिका क्या विधायिका के ही प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन इस लाइन से जो मुझे स्पष्ट होता है वो ये होता है कि बहुत संभव है यहाँ पर कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी कहा जा रहा है। अर्थात जब ये कहा जाता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो वहां सरकार का अर्थ जो है वह कार्यपालिका लिया जा रहा है, और संसद का अर्थ लोकसभा या फिर हम विधायिका से ले रहे हैं। तो इस विषय को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बाकी प्रश्नोत्तर होंगे तो इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मुनि जी इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्रीकांत जी का हैंड रेज है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। बताइए। इसमें संशोधन का जरूरत है। हाँ बताइए। हेलो। श्रीकांत जी अपनी बात दो रखिए तीन आप। आपके डायलॉग्स में वही रख रहा हूँ, आपके डायलॉग्स में 2-3 संशोधन की जरूरत है। पहला तो ये है कि सरकार कौन है। तो सरकार कैबिनेट है, कलेक्टर और एसडीएम सरकार नहीं है। जब कलेक्टर एसडीएम आपसे कोई एग्रीमेंट करता है तो वहां नीचे में लिखा रहता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की ओर से। राज्यपाल की ओर से वो दस्तखत बनाता है। ठीक है श्रीकांत जी, मैंने भी वो संशय ही रखा है, मैंने कुछ क्लियर नहीं किया है, आप उस पर और क्लियर करिए। मैंने पहले ही कहा कि इस विषय को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये जो लाइन है ये लाइन कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको क्लियर करेंगे और तो समझ में आएगा। श्रीकांत जी का नेटवर्क इशू है, वो फिलहाल मीटिंग में अभी नहीं है। जी और कोई भाई इस विषय पर कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। विपुल जी बोल सकते हैं। हेलो। हाँ विपुल जी बताइए। जब निकलता तो बजट जब गवर्नर निकालता है स्टेट में या राष्ट्रपति जी निकालते हैं केंद्र में, तो बजट जो निकलता है अध्यादेश जिसको कहते हैं, जो पार्लियामेंट या असेंबली पास कर देता है, तो वो पार्लियामेंट निकालता है। तो पार्लियामेंट के प्रति ही जवाबदेह है सरकार। सुप्रीम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सभी पावर, सभी शक्तियों का सबसे उच्च केंद्र कौन है? पार्लियामेंट है। एक और आपके डायलॉग्स में संशोधन किया जा सकता है आपकी आवाज कि स्पष्ट नहीं आ रही है। राष्ट्रपति जी के हेलो आपकी एक आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके एक आपके डायलॉग में और संशोधन की जरूरत है कि राष्ट्रपति जी के पास आपातकालीन अधिकार होता है। वो बहुत बहुमूल्य अधिकार होता है। इस अधिकार का उपयोग शंकर दयाल शर्मा ने किया था, और उन्होंने सबसे पहले अटल बिहारी को गवर्नर बनाने का मौका दिया, या उसके बाद और दो गवर्नमेंट आए, केजरीवाल साहब का या उनका ये वहाँ कर्नाटक वाले देवेगौड़ा साहब का। तो आपातकालीन राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार बहुत है। जिसे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, सोनिया गांधी ओथ लेने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ गई थी, लेकिन कलाम साहब ने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। तो ये सब राष्ट्रपति के पास आपातकालीन पावर है, बहुत सारा पावर है, लेकिन वो कैबिनेट
का हेड है, कैबिनेट का मुखौटा है, जो कैबिनेट ऑर्डर करता है उसी का वो अध्यादेश दिया राष्ट्रपति। तो इसलिए पहले तो कार्यपालिका ऑफिसर नहीं है, कार्यपालिका है कैबिनेट, और कैबिनेट के ओर से ही ऑफिसर डायलॉग करता है या एग्रीमेंट करता है या ऑर्डिनेंस। चलिए विपुल जी बताइए। हाँ, जो हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उसको एग्जीक्यूट करना, और न्यायपालिका का कार्य है उसको उसकी समीक्षा करना। तो कानून के अनुसार न्याय करना। हाँ, या हाँ, जो कानून है उनकी समीक्षा करना। तो हाँ, बोलिए। ठीक है, बताइए आगे। हाँ, तो फिर जैसे कि हमारे यहाँ एक अ, परंपरा है या एक प्रावधान है कि जो विधायिका में होते हैं, जिन्हें हम चुन कर भेजते हैं विधायिका में, तो वही कार्यपालिका का स्थान ग्रहण करते हैं। तो ये चीजें थोड़ा दिक्कत पैदा करती है। इसके अलावा एक बात और है, जो जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका दरअसल मंत्री परिषद है। जो मंत्री परिषद होती है वही हमारी कार्यपालिका है, और अ, जो बाकी जो पार्लियामेंट है वो विधायिका है, और मंत्री परिषद ही सरकार है। जो हमारे मंत्री परिषद है वही सरकार है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि जो अ, जो हमारा परंपरा है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो तो हमने इंग्लैंड से लिया, तो हम उसी परंपरा को हम फिर वहन कर रहे हैं। रही बात राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो पद है उसका वो एक रबड़ स्टैंप है, उसका अपना कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आपातकाल में भी, जब राष्ट्रीय आपात लगता है या राज्य आपात लगता है या वित्तीय आपात लगता है, वो तभी घोषणा करेगा जब मंत्रिमंडल उसकी सिफारिश करेगा, जब प्रधानमंत्री उसको ऐसा करने के लिए बोलेगा। तो राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार तो है नहीं। हाँ, कुछ मामलों में है, जैसे कि जेबी वीटो, या उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, वहां पे उसका अधिकार है। तो राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से है, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसी में सत्ता निहित है। धन्यवाद। और लोग कोई कुछ बताइए। ब्रजेश जी, बताइए मदन जी। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है, वैसे भारत में प्रधानमंत्री के लिए है, लेकिन दूसरे देश, मतलब दूसरे देश और भारत के जो मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देशों में जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार जो है भारत में, भारत के राष्ट्रपति को क्यों नहीं? जी वही तो चर्चा चल रही थी। जी इसका हम जवाब देंगे। हम जी का जवाब ये है कि हमारे देश में जी डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सत्ता का जो
केंद्र होता है वो जी मंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और जो अमेरिका में वहाँ पे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, जी अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल में जो सत्ता होगी वो राष्ट्रपति होगी, बस। देखिए एक चीज और है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र का एक नाम और है, उसे कहते हैं बहुमत का शासन, मेजोरिटी जी का शासन। अमेरिका में बहुमत का शासन नहीं है। वहां पर जी जो सीनेट है, सीनेट के 100 मेंबर्स जो हैं, वहां पर जो शायद 444 या 440 के आसपास जो मेंबर्स रहते हैं, उनसे अधिक पावरफुल है। यानी अमेरिका में मेजोरिटी का शासन नहीं चलता है। जहां पर जी बहुमत का शासन होगा, वहां पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और हमने दूसरा है कि हमारा जो सिस्टम कॉपी किया गया है वो ब्रिटेन से कॉपी किया गया है, क्योंकि 200 जी साल लगभग लगभग शासन किया है, तो उनका प्रभाव रहा है। और द्विसदनात्मक प्रणाली को ही देख लीजिए, द्विसदनात्मक प्रणाली हमने कहाँ से ली है, तो ये वहीं से कॉपी की गई है। तो उसका पूरी तरह से प्रभाव है, सारा सिस्टम वही है। 1919 और 1935 का जो संविधान है, वही भारत जी में लगभग लगभग इफेक्टिव रहा है। तो स्ट्रक्चर पूरा जी वहीं से उठाया है, इसलिए जो है प्रधानमंत्री को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जी ठीक। चलिए, और कोई बात? संजय ताती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आराम से। और अच्छा बीच बीच में आज मेरा मोबाइल कई बार बंद हो गया, तो पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो आज का जो विषय है, इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। मतलब विधायिका कानून बनाती है और विधायिका के ही कुछ लोग उसको क्रियान्वित करते हैं। ये दोनों जो एक साथ जुड़ गए, ये दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। लेकिन आपको एक मैं नई बात ये बता दूं, जब भारत का संविधान बना, तो संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों के अधिकार बराबर थे। उस समय राष्ट्रपति को बहुत पावर था जब संविधान बना। नेहरू जी ने सन 51 में न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए, जो सन 73 में न्यायपालिका ने फिर से वापस ले लिए। तो इस तरह से 22 वर्ष तक न्यायपालिका के सारे अधिकार संसद के पास हो गए। सारे, न्यायपालिका को कोई पावर नहीं था उस समय। राष्ट्रपति के भी अधिकार बाद में संसद ने छीने हैं। शुरुआत में संविधान जब बना, तब राष्ट्रपति के पास अधिकार ज्यादा थे। मतलब राष्ट्रपति संसद के पारित किसी भी विधेयक को रोक सकता था। लेकिन वर्तमान समय में एक संशोधन करके ये कर दिया गया कि अगर संसद दोबारा उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति बाध्य होगा उसके लिए। मुझे ये बात अभी जानकारी नहीं है कि
राष्ट्रपति उस दोबारा वाले विधेयक को भी रोक कर रख सकता है। मेरे हिसाब से ऐसी जानकारी नहीं है। मैं अभी तक यही जानता हूं कि राष्ट्रपति को वह पास करना ही होगा, बाध्य है संविधान के अनुसार। यह बाद में अधिकार राष्ट्रपति का लिया गया, क्योंकि जो हम लोग बार बार कहते हैं कि संविधान संशोधन के ऊपर कोई एक अलग इकाई जरूर होनी चाहिए जो उस संविधान संशोधन की समीक्षा कर सके। तो संविधान बनाते समय वह इकाई बनाई गई थी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर कानून और हर संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है और अगर गलत लगे तो रोक भी सकता है, नापास भी कर सकता है। अब वो अधिकार छीन लिया गया है न्यायपालिका का भी और राष्ट्रपति का भी। तो एक प्रकार से अब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति सरकार के कार्यपालिका के अंग है, औपचारिक। मैं विपुल जी से सहमत हूं कि राष्ट्रपति इसमें केवल रबर स्टाम्प है और बाकी कुछ नहीं है वर्तमान समय में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि कार्यपालिका को स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। जब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ये तीनों समकक्ष हैं, जब समकक्ष हैं तो या तो कार्यपालिका की नियुक्ति सीधा जनता के द्वारा की जाए, एक तरीका हो सकता है। अगर संसद भी नियुक्त करती है कार्यपालिका को और संसद अगर कार्यपालिका उत्तरदायी है संसद के प्रति, ये तो संविधान में ही है, लेकिन कार्यपालिका में संसद के ही लोग जाएं, ये तो सारा गड़बड़ हो गया। फिर भाई संसद सदस्यों को जनता चुनती है, जनता के चुने हुए लोग वही लोग कार्यपालिका बन जाए तो फिर कार्यपालिका और विधायिका में अंतर ही कितना रहा। क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग हैं वो संसद सदस्य भी हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं। मेरे विचार से कोई ना कोई ऐसी प्रणाली विकसित होनी चाहिए कि अगर कोई सांसद यदि मंत्रिमंडल में जाता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे संसद की सदस्यता छोड़नी होगी अथवा संसद सदस्य में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई मंत्री नहीं बनेगा। कार्यपालिका पूरी तरह विधायिका से अलग होगी, तब तो चेक एंड बैलेंस होगा। अन्यथा प्रधानमंत्री हावी हो जाएंगे, विधायिका पर भी हावी हो जाएंगे, क्योंकि विधायिका का बहुमत ही प्रधानमंत्री भी चुन रहा है, विधायिका का बहुमत ही कार्यपालिका भी चुन रहा है। तो फिर इसके बाद ये पूरा मतलब अव्यवस्थित ढांचा बन गया। तो मेरा यही मत है इसमें कि कोई न कोई एक ऐसी कोई विधि निकाली जाए, तरीका निकाला जाए कि कार्यपालिका पूरी तरह स्वतंत्र हो, विधायिका पूरी तरह स्वतंत्र हो। विधायिका सिर्फ कानूनों में संशोधन कर सकती है और कार्यपालिका उन कानूनी संशोधनों के अनुसार या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होनी चाहिए कार्यपालिका। और अगर कार्यपालिका कहीं गड़बड़ करती है
तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। इस तरह मेरा मत यह है कि तीनों का संतुलन होना चाहिए था, लेकिन वो संतुलन बिगड़ गया और कार्यपालिका विधायिका ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके और मजबूत हो गए। ये जो संविधान संशोधन हुआ जिसमें राष्ट्रपति के पावर छीने गए, वो भी अच्छा संशोधन नहीं था, ये मेरा मत है। उसके जगह कोई विकल्प देना चाहिए था। लेकिन भारत में मैं आपको एक बात ये बता दूं, जब संविधान लागू हुआ सन 50 में, तो भारत में लोकतांत्रिक संसद थी। 51 में नेहरू जी ने उसको बदल करके कर दिया संसदीय लोकतंत्र। बहुत बड़ा अंतर हो गया इसी में। लोकतांत्रिक संसद और संसदीय लोकतंत्र, दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जो लोकतांत्रिक संसद होती है उसमें लोकतंत्र महत्वपूर्ण होता है। संसद जो है वह लोकतंत्र के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। और संसदीय लोकतंत्र में संसद महत्वपूर्ण हो गई, लोकतंत्र संसद की बनाई गई परिभाषा के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये लोकतंत्र को डिफाइन संसद कर सकती है। संसदीय लोकतंत्र में तो जैसा चाहे उसमें बदलाव कर दे। ये जो संसदीय लोकतंत्र आया ये घातक हुआ। लोकतांत्रिक संसद बननी चाहिए थी। ये मेरा दूसरा सुझाव ये है। और पहला सुझाव ये है कि संसद को अपने सांसदों में से ही कार्यपालिका में भेजने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो बाहर से ले सकते हैं। ये दूसरी बात मैं कह करके भी रोक रहा हूं। आप लोग अब और प्रश्न करिएगा या और कोई कुछ कहना चाहे तो कहिएगा। बताइए क्या बोलना चाहते हैं कोई? बाबा कहना चाहे? हाँ बाबा, मैं अपनी कुछ एक बात रखना चाहता हूँ। ये प्रश्न भी जैसा है हाँ कि जब लोकतांत्रिक संसद की स्थापना भारत में हुई और फिर साल या 1.5 साल के बाद ही जो है संसदीय लोकतंत्र में इसको बदल दिया गया, तो फिर अभी जो चर्चा कभी कभी होती है कि ये तानाशाही लोकतंत्र जैसा हो गया, तो ये परिवर्तन किस आधार पर या कब से शुरू हुआ? तानाशाही की ओर कब से बढ़ा ये? 51 में। 51 में ही? अच्छा। 51 में ही नेहरू जी ने न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए। जी जी। वहीं से तानाशाही शुरू हो गई और वहीं से जी। संसदीय लोकतंत्र शुरू हो गया। तो अच्छा, ये मतलब देखिए, संसदीय लोकतंत्र को ही तानाशाही लोकतंत्र कहते हैं बाबा? एक तरह से। और बाद में हाँ राष्ट्रपति के भी अधिकार छीन लिए गए, तो पूरा जी। तानाशाह हो गए नेहरू जी। क्योंकि दिक्कत ये आई कि भारत का पूरा लोकतंत्र ही गड़बड़ हो गया उस समय। ये नेहरू जी के टाइम से ही हो गया है। जी ठीक ठीक बाबा, ठीक। देखिए, एक बात और बता दें कि उस समय संसद में दो पक्ष थे। एक थे पंडित नेहरू और एक थे सरदार पटेल। जी सरदार पटेल चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे थे और सरदार पटेल राजेंद्र बाबू ये दोनों साथ हो जाते थे। जब सरदार पटेल मर गए जी। तो नेहरू जी अकेले हो गए। अकेले हो गए तो मनमाना हो गए, फिर तो कोई रहा ही नहीं चेक करने वाला।
चलिए, और कोई बात? बाबा एक चीज मैं अभी तक समझ पाया हूँ हाँ, कि जैसे उन्होंने कार्यपालिका अलग से बनाना था, कार्यपालिका अलग से नहीं बनाए। एक तो गड़बड़ी ये हो गई, मतलब संसदीय लोकतंत्र हो गया। और तीसरा फिर आगे चल करके दल बदल कानून भी लगा दिया गया। तो ये सब कुल न्यायपालिका का अधिकार पर भी अतिक्रमण हुआ, राष्ट्रपति के अधिकार भी कम कर दिए गए। तो ये सब तत्व जुड़ते रहा और ये तानाशाही की ओर बढ़ता गया। बात सही है, लेकिन ये दल बदल विधेयक लागू हुआ है राजीव गांधी के टाइम में। जी दल बदल विधेयक तो बहुत ही रद्दी है, बहुत, कोई माने प्रश्न ही नहीं है। बहुत बड़ा कलंक है वो तो लोकतंत्र के लिए, दल बदल विधेयक। ये जी राजीव जी। गांधी ने किया है। हम्म। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी, वो जी यही है कि संविधान को इन लोगों ने गुलाम बना लिया। शुरुआत में जो संविधान बना 1950 में, हम्म। उसमें संविधान संसद का गुलाम हो गया एकदम। सबसे बड़ी घटना तो यही है। जी। अब उस समय ये माना गया कि भाई हमारे राजनेता ईमानदार हैं, ऐसा घपला नहीं करेंगे, मान लिया गया। लेकिन जब नेहरू जी स्वतंत्र हो गए तो नेहरू जी ने मनमाना कर दिया सब, जब चाहा तब मनमाना संविधान में संशोधन कर दिया। शक्ति चलिए, का और प्रयोग भी। हाँ, जी। बताइए। कोई बात विपुल जी को पूछना हो, मदन जी, संजय जी, सुनील देव जी, कोई बात? सुन रहे हैं आपने बाबा, आपकी बात को सुन रहे हैं। हाँ, कुछ ज्ञानेंद्र जी बोलना चाहें तो बताइए। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, इस लाइन का क्या अर्थ होगा? इस लाइन का घपला है और कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं है कि सरकार कौन है। ये लोग कहते हैं कि कार्यपालिका सरकार है, तो एक तरफ कहते हैं कार्यपालिका, उसको सरकार कहते हैं। दूसरी तरफ संविधान का शासन है भारत में, कार्यपालिका का शासन नहीं है, संविधान का शासन है, तो सरकार कौन हुआ? तो एक तरफ तो सीधे सीधे ये मामला है कि संविधान ही हमारी सरकार है, और दूसरी तरफ कहते हैं कार्यपालिका सरकार है। ये सब माने ये ये सब घपला है। अब कुछ और किसी को कोई बात, ज्ञानेंद्र जी को नहीं बोलना है कुछ? नहीं बाबा, आज कुछ नहीं। तो देखिए, अब अगर किसी को कुछ नहीं कहना हो तो समाप्त करें। भाई देखिए, विषय कॉम्प्लिकेटेड भी है, जटिल भी है। मैं जानता हूं कि हर आदमी इस विषय पर उतना बोल नहीं पाएगा, ये हमको भी अंदाज है। हमारा एक लेकिन सवाल है। हाँ, बताइए। जैसा कि आपने अभी कहा कि दल बदल अधिनियम जो है वो कलंक है, तो तो मान लिया कि जो व्यक्ति आज इस पार्टी में है और उसमें है, परसों किसी और में है, तो ये भी तो लोकतंत्र का मजाक है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है,
एक बात ये बताइए हाँ। कि सत्ता का केंद्रीकरण अच्छा है कि विकेंद्रीकरण अच्छा है कि अकेंद्रीकरण अच्छा है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अच्छा है। हाँ। तो आप दल बदल विधेयक के माध्यम से देखिए, होता क्या है कि जब दल विधेयक नहीं था तो सांसद भ्रष्टाचार करते थे, बात सही है। अब संसद उस दल का नेता, अगर ये बताइए कि अगर विधायकों को छूट रहती तो दल का नेता इतना भारी भारी भ्रष्टाचार कैसे कर लेता? तो जो सांसद हैं वो दल बदल विधेयक के द्वारा भेड़ बकरी बना दिए गए, हाथ उठाने के अलावा कोई पावर उनके पास नहीं है। अगर एक नेता, कोई ऊपर का नेता, दल का नेता 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कर ले अकेला, और 100 सांसद मिलके 1-1 करोड़ का भ्रष्टाचार कर ले, तो कौन सा भ्रष्टाचार ज्यादा ठीक होगा? दोनों भ्रष्टाचार 100 करोड़ का हुआ। अब वो ही भ्रष्टाचार जो सांसद कर रहा है, वो अगर नीचे वाले करने लग जाए तो 1-1 लाख का हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण होना अच्छा है कि केंद्रीकरण होना अच्छा है, ये सोचिए। और कोई बात? बाबूजी, मेरे भांजे का एक प्रश्न है, हाँ, बताओ। कि चीन में तानाशाही का राज चलता है या फिर लोकतंत्र का? क्या तानाशाही? दोबारा बोलो। चीन में तानाशाही का राज चलता है या फिर लोकतंत्र का? चीन में? जी। चीन में शुद्ध तानाशाही है, भारत में अर्ध तानाशाही है। भारत में 50% लोकतंत्र है, 50% तानाशाही है। अभी दोनों का अंतर आपको बता दें कि शुद्ध तानाशाही में व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते, स्वतंत्रता होती ही नहीं है, और संविधान गुलाम होता है। शुद्ध तानाशाही है। भारत में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, संविधान गुलाम है, तो ये अर्ध तानाशाही है। मदन जी को और पूछना तो नहीं है ना? हाँ मुनि जी, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। पूछना है तो पूछिए ना, फिर समाप्त होने के बाद तब पूछिएगा। हाँ, प्रश्न ये है, जैसे कांग्रेस कांग्रेस सरकार में मतलब जो भी पाकिस्तान के या चीन की सेना के लोग भारतीय सेना पर अटैक करते थे तो मतलब उसमें सेना के हाथ बंधे रहते थे, जब तक राष्ट्रपति या कमांडर का आदेश नहीं होता था तब तक वो गोली नहीं चलाते थे। लेकिन ऐसा क्यों था उस समय? अब तो खैर भारतीय सेना को छूट मिली हुई है गोली चलाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, पहले प्रतिबंध क्यों था? देखिए, पहले जो प्रतिबंध इसलिए था जी कि भारत की जो नेहरू परिवार की सरकार थी, जी तो नेहरू परिवार की सरकार भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान को जी देना जी चाह रही थी कश्मीर। नेहरू जो थे, नेहरू माने जी कट्टरपंथी मुसलमान जी और जी साम्यवादी कम्युनिस्ट, इन दोनों पर जी टिके हुए थे नेहरू। वो उधर
यानी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते थे नेहरू जी जी हमेशा, इधर चीन के पक्ष में जी खड़े हो जाते थे। तो नेहरू जी या नेहरू जी जी का परिवार हमेशा इस जी कोशिश में रहता है कि चीन जी और पाकिस्तान ये दोनों जी खुश जी रहें। ये सबसे बड़ी समस्या रही है जो वर्तमान सरकार इस मामले में अलग नीति जी पर चल रही है। ठीक है। और कोई बात तो बताइए, किसी को एक कुछ। परंपरा है कि जब भी कोई विधेयक पास होता है पार्लियामेंट में, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने मेंबर्स पे व्हिप लागू करती है। व्हिप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, बताइए ब्रजेश जी, आप समझे हो तो उत्तर इनका। देखिए, विहिप वही है, पार्टी के विधायक और सांसदों को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वही है, विहिप है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप उसके अगेंस्ट, फैसले के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो यह पार्टी के अंदर एक तरह की तानाशाही है। वही जो हमने कहा कि जो नेता है वो स्वतंत्र है ही नहीं। आप खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस का विधायक, भाजपा का विधायक, आप कभी कहते ही नहीं है कि जनता का विधायक, जनता का सांसद, क्योंकि जनता को अधिकार ही नहीं है। आप चुन करके भेजते हैं, हटाने का अधिकार पार्टी को रहता है। तो वो भी व्हिप जारी कर ही देते हैं। इसका मतलब वो आपका प्रतिनिधि नहीं है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो तो पूरी तरह से हाँ, गलत है ही। इसका मतलब कि ये अलोकतांत्रिक परंपरा है। हाँ, हाँ, ये गलत अलोकतांत्रिक है। परंपरा है, एकदम गलत है। ये दल बदल विधेयक जो है वो बहुत ही रद्दी विधेयक है, बहुत रद्दी, गुलाम बना दिया सबको। चलिए अब समाप्त करिए। कौन करेगा? ताती जी, ज्ञानेंद्र जी, ब्रजेश जी? ज्ञानेंद्र भाई जी हैं नीचे, तो हाँ ज्ञानेंद्र जी भाई जी। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।